So let's start up with the next thing. This is called electromagnetic waves. तो इसको धीमे से स्टार्ट करते हैं, EMW बोल दूंगा, ठीक है। तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं जो आपको पता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक सिलेंड्रिकल एरिया लिया था, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो आपको याद होगा कि किसी डिस्टेंस r पर अगर वो अंदर है तो किसी डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है r/2 dV/dt। आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हम चलते हैं, तो होता ही है। तो अब जहन में ये सवाल आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, सॉरी अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। क्या उल्टा भी सत्य है कि इज इट ट्रू दैट वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड produces magnetic field? हमने ये तो देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हमको ये देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। हम चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पर। एम्पियर सर्किटल लॉ था क्या, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, मैं आई बोल देता हूँ, इनसाइड तो समझ ही रहे हो आप। और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए नहीं था, क्लोज्ड लूप के लिए था। तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कि मान लो कि एक इन्फिनाइट वायर है, तो हम क्या करते थे, आसपास एक लूप ले लेते और इस लूप पे लिख देते B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। तो B डॉट DL तो हर जगह R है दूरी, तो B डॉट DL का B इंटू 2 पाई R आ जाता है, तो B बराबर म्यू नॉट I/2 पाई। अब इसमें छोटी सी बात होती है, मैं आपको बता दूँ कि ये जो I होता है ये बेसिकली करंट, ठीक है ना, थ्रू सरफेस, ठीक है ना, हैविंग सरफेस अराउंड लूप का होता है। क्या होगा, तुम इसका मतलब क्या, मतलब समझना, इस लूप के आसपास एक सरफेस आप ऐसी बना सकते हो। आप चाहो तो इस लूप के आसपास एक, समझो, एक पॉलीथीन से डाल के ऐसी सरफेस बना सकते हो। ये बात समझो। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि इस लूप का B डॉट DL होगा और सरफेस कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। जो भी करंट होगा, ये करंट यहाँ घुस रहा है, करंट यहाँ घुस रहा है, करंट यहाँ घुस रहा है, तो I उसका करंट होगा बेसिकली, ठीक है। उससे ऐसा नहीं कि सरफेस वहीं होगी, सरफेस आप कहीं बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, सुनो। जैसे कि मान लो कि ये आपके पास एक एम्पियर लूप है, आप इसके पास कैसा भी एक झोला सा बना दो। अब ये करंट है, ठीक है, सही है। तो ये सरफेस ऐसी हो, ये सरफेस ऐसी, फर्क नहीं पड़ता, I इनसाइड वही रहेगा, यहाँ से यहाँ पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, और ऐसी ना आएगा तो यहाँ से पास करेगा। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I हो जाएगा, ठीक है। सरफेस कैसी बना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम विद ACL। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ। मान लो ये कैपेसिटर है,
ठीक है। और मान लो करंट जा रहा है और ये भी स्टेडी स्टेट में नहीं है ना, द चार्ज बढ़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो भी करंट है, ठीक है ना। अब क्या करो कि यहाँ पर आप क्या करो, एक लूप ले लो, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप लूप पे एक सरफेस ड्रॉ करोगे, वो सरफेस ये भी हो सकती है, वो सरफेस ये भी हो सकती है। इस सरफेस को बोल दो सरफेस 1 और इसको बोल दो सरफेस 2, ठीक है। अब बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई आ जाएगा सरफेस 1 के लिए, ठीक है, सही। अब देखो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही है, लेकिन जब आप इसको सरफेस 2 के लगाओ तो उसमें तो करंट ही नहीं गुजरा, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ करंट नहीं है, लेकिन कायदे से इस सरफेस का भी करंट सेम होना चाहिए, क्योंकि बी तो सेम ही है भाई। देखो इस लूप का बी तो वही है ना, मेरे पास समझ लो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ भी करंट होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी ए करंट ऑफ आई बराबर डी क्यू बाई डी टी फॉर सरफेस 2 ऑल्सो। सरफेस 2 के लिए भी उतना ही करंट होगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अब ये क्या करते हैं, तो अब एक काम करते हैं, देखो समझ, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, क्यू हो जाता है तेरे पास ई ए एप्सिलॉन नॉट, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ई ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया बना दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होगा, ई इंटू ए क्या होता है, याद करो, फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली डी क्यू बाई डी टी को हम एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, सही। अब क्या होता है, ये भी डी क्यू बाई डी टी है, इस करंट को एक नाम दे देते हैं आई डी, और डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, सही। तो अब भैया एक मैक्सवेल जी थे, उन्होंने ऐसा बोला कि जहाँ करंट होता है वहाँ करंट होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स होता है ई डॉट ए। वहाँ पर एक और करंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। और उसने बोला कि भैया ऐसा है मैक्सवेल जी, सॉरी एम्पियर जी, कि आपका जो लॉ होगा वो ये होगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई प्लस आई डी। इसको उन्होंने बोला ये कंडक्शन करंट है, इसको उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट है। और डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो आपके पास होता है एप्सिलॉन नॉट डी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, ये होता है आपके पास, ठीक है। तो एक बेसिकली कंडक्शन करंट होता है और एक बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और इसको हम बोलते हैं, तो बी डॉट डी को डी, और इस पूरे लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने क्या समझा, ध्यान रखना कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने से करंट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब ये भी सच है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करंट होता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स वेरिएबल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स which gives a displacement current hence a magnetic field।
करंट कोई भी हो मैग्नेटिक फील्ड देगा, जो ये करंट काम करता है वो ये करंट काम करता है। तो हमको एक और चीज़ पता चली, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि हमारे मैक्सवेल बाबा ने 4 इक्वेशन बताई। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो आप सारी जानते हो, कुछ नया नहीं है, ये पुरानी इक्वेशन मैक्सवेल ने दोबारा से लिख दी। जो पहली इक्वेशन थी वो ये थी कि जो आपके पास ई डॉट डी एस होता है क्लोज सरफेस के लिए, वो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैक्सवेल ने दोबारा से स्टेट करी, और इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा होता है बी डॉट डी एस, ये ज़ीरो होता है, और इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। आई होप आपको याद होगा, याद है कि बिल्कुल याद होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो क्लोज रूप में होती हैं। आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कि भाई मान लो कि ये कोई मैग्नेटिक सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो यहाँ से लाइंस आएंगी तो लाइंस जाएंगी, लाइन ख़त्म नहीं होती, जाती वहीं वापस आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, केवल बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये तो अंदर आएगी तो जाएगी। तो -1 + 1 -1 + 1, आने वाली नेगेटिव जाने वाली पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो ज़ीरो होना ही है। तीसरा ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल को ई एम एफ बोलते हैं, और ये आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपके पास फैराडेज लॉ है। और चौथा जो आपने भी पढ़ा ये था कि बी डॉट डी एल जो है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी है। आई सी का मतलब कंडक्शन करंट, वही जो नॉर्मल करंट होता है, बोले तो डी क्यू बाई डी टी, और आई डी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, सही है। अब चलना है आगे। अब हम बात करते हैं बेसिकली ईएम वेव्स क्या होती हैं। ईएम वेव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इनकी खास बात यह है कि दे हैव स्पीड ऑफ, सी से दिखाते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, इनकी वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो, मैं समझाता हूँ आपको, जैसे समझना मेरी बात। जैसे मान लो लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह चलती है। मतलब कैसे है, जैसे कि थोड़ा दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा। जैसे कि ये लाइट इधर चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी वेव की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे चलेगी। अब एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो लाइट चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड हम इस प्लेन दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ऐसे, मतलब ये अगर एक्स में है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर ये एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। समझ बात। तो ये ऐसे गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर आ गई, फिर नीचे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चली गई, ऐसे चलती रहती है। और इस डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। तो ई डैश यहाँ, बी डैश यहाँ। ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है। तो इसने एक चक्कर पूरा किया, इसने एक चक्कर पूरा किया, ये नीचे गई, ये इधर गया। आई होगा अंडरस्टैंड, है ना। अब इस तरह से चलती हैं, सब चलती हैं। लाइट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है ना, ई, बी और सी। ठीक है, अब इनके डायरेक्शन में ऐसे होता है कि जो आपके पास ई, कभी भी ई क्रॉस बी जो होता है सी के पैरेलल होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ,
ई क्रॉस बी सी के पैरेलल होगा। अब वही बात है कि जब ये बी इधर आ जाएगा, ऐसे एक्चुअली बी ऐसे चल रहा है, ई ऐसे चल रहा है, जब बी इधर आएगा तो इधर आ जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी ई क्रॉस बी जो होगा ई से बी, ई क्रॉस बी अभी ऊपर आएगा। कैसे भी कर लो ई क्रॉस बी ऊपर ही आएगा सी की तरफ। ऐसे अगर इसमें देखोगे आप, ई इधर है बी ऊपर है, तो ई क्रॉस बी इधर आ जाएगा, फिर बाद में ई नीचे आ जाएगा और बी अंदर चले जाएगा, ठीक है ना। तो भी ई क्रॉस बी सी आएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ई क्रॉस बी हमेशा सी के पैरेलल आएगा, तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन सी के पैरेलल आएगी, ठीक है। अब इस ऑर्डर को मेंटेन करो। ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस सी जो होगा वो ई के पैरेलल होगा। जैसे कि मान लो ये ऑर्डर मेंटेन करना, ई के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, हाँ जैसे बी के बाद सी के बाद ई। और इसी तरीके से अगला आप सोच सकते हो कि सी क्रॉस ई जो होगा वो बी के पैरेलल आएगा। ध्यान रखना ई बी सी, ठीक है ना। इसे ई बी सी को ए बी सी याद रख लो कि ए बी सी आना चाहिए, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक है। कैसे भी देख लो सब ठीक है। जैसे कि मान लो सी क्रॉस ई बी के पैरेलल है ना, या जैसे भी अब देखो सी क्रॉस ई, तो सी आपके पास कहाँ ऊपर है, जगह देखो सी क्रॉस ई, अब सी ऊपर है आपके पास, देखो ध्यान से सी आपके पास कहाँ है, ऊपर है। मैंने कहा सी क्रॉस ई, तो सी ऊपर है, ई किधर है बच्चों, ई इधर है, तो सी क्रॉस ई बी के पैरेलल आ जाएगा। उल्टा मैं क्या कर रहा हूँ, बी क्रॉस सी ई के पैरेलल आ जाएगा। अब देखो बी इधर है, सी ऊपर है, बी क्रॉस सी ई के पैरेलल आ जाएगा। कैसे भी कर लो ये चीज़ हमेशा सत्य है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तीन वेव साथ साथ चलती हैं, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, अब ई जो होता है, ई की इक्वेशन होती है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो वेव की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इफ वेव इज मूविंग इन एक्स, ऐसे जो बी होगा, बी का होगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ध्यान रखना ई एंड बी हैव सेम फेज, ई और बी दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फेज सेम होने का मतलब ये भी है कि जैसे कि मेरी बात समझ, देखो जब ई मैक्स होगा तो बी भी मैक्सिमम होगा, ई ज़ीरो बी ज़ीरो, फिर ई नेगेटिव मैक्स तो बी नेगेटिव मैक्स, फिर दोनों ज़ीरो। मतलब सेम फेज होने का मतलब जब ये ज़ीरो पे होगा ये भी ज़ीरो पे, ये मैक्सिमम पे ये भी मैक्सिमम पे, ये ज़ीरो पर ये ज़ीरो पे, ये मैक्सिमम दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों का फेज जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली आपको रटनी ही है, ठीक है। तो मैं रटा देता हूँ और फिर हम चलते हैं आगे। तो रटने का कोई खास नहीं, लेकिन चलो फिलहाल आप बस एक चीज़ रट लो, फिर इस नोट को ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं ना। तो इसमें से एक ही चीज़ रटने की है कि जो ई नॉट बाय बी नॉट होता है, ई नॉट मतलब ई की मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट मतलब बी की मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास सी के बराबर होता है, ठीक है। इसको आपको फिलहाल रट लेना है, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही। इसके बारे में थोड़ी चीज़ और है, मुश्किल से मेरे को लगता है कि एक छोटा सा लेक्चर और 15-20 मिनट का लेक्चर बनेगा, ये छोटा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का एडवांस में कुछ नहीं आता, मेंस में वेटेज है, तो मेंस में जब आएगा तो आप लोग देख सकते हो। ओके बच्चों, बाय, शब्बा खैर।